during revision of chapter lens. Now we all know कि type of lenses क्या होते हैं. सरफेस के अकॉर्डिंग मैनी टाइप्स हैं, जबकि नेचर के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग. और ये भी अब हमें पता है कि जो नेचर है लेंस का, दैट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम. कोई भी लेंस बनते समय ना कन्वर्जिंग होता है ना ही डाइवर्ज. तो लेंस में जो अभी तक रिवीजन हो चुका है, स्टार्ट करते हैं उसी से एक क्वेश्चन बनाते हुए. ये क्वेश्चन आपके लिए, ये लेंस दिया गया है डायग्राम में, तो यू ऑल कैन सी कि टाइप ऑफ लेंस क्या है, और इस पर ये लाइट को इंसिडेंट किया गया. यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में लिखा हुआ है कि वो N1 है, और लेंस मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N2. और फिर ये लाइट जब लेंस से बाहर निकलती है तो ऐसे चली जाती है. और मैंने आपको बताया है कि जो प्रिंसिपल एक्सेस होता है ना, इमर्ज होने के बाद लाइट अगर अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सेस है तो क्या मतलब होता है, डाइवर्ज होना. तो इस समय जो आपके सामने डायग्राम है उसमें लेंस क्या दिखा रहा है, डाइवर्जिंग नेचर दिखा रहा है. तो आपसे पूछा गया है कि यू ऑल कैन चेक द सिचुएशन, और फर्स्ट ऑप्शन है कि N1 इज इक्वल टू N2 होगा. सेकेंड ऑप्शन है N2 N1 से छोटा होगा, लेस देन होगा. थर्ड है N2 ग्रेटर देन N1 होगा, और फोर्थ है N2 लेस देन R इज इक्वल टू N1. बताइए क्या ऑप्शन. ये क्वेश्चन रिलेटेड है उसी कॉन्सेप्ट से जो आपने पिछली क्लास में रिवाइज किया है. बाय सीइंग द डायग्राम वी ऑल हैव कि नेचर ऑफ लेंस कैसा है, डाइवर्जिंग. अब डाइवर्जिंग नेचर, और लेंस किस फैमिली का है, सरफेस के अकॉर्डिंग कॉन्वेक्स फैमिली का. तो कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट ये था कि अगर ये वाला लेंस है और ये वाला लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स और प्लेन कॉन्वेक्स, तो इनका कन्वर्जिंग नेचर हमें मिलता है जब लेंस का म्यू सराउंडिंग से ग्रेटर होता है, और इनका डाइवर्जिंग नेचर मिलता है जब लेंस का म्यू सराउंडिंग से छोटा होता है. ये हम जानते हैं. इस क्वेश्चन में जो है डायग्राम देख के पता चल रहा है कि नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग. तो यानी कि ये वाली सिचुएशन सेट हो रही है. तो लेंस का म्यू क्या है यहाँ पर, N2, और सराउंडिंग में क्या है, यानी बाहर N1. ये आपका N1. आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड. ठीक है ना. कभी कभी जो है डायग्राम बना करके क्वेश्चन दिया जाता है. ठीक है. एक क्वेश्चन जरा इस पर कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए. फॉर लेंस RI है 3/2 और फोकल लेंथ है एयर में, इन एयर 20 सेंटीमीटर. फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस व्हेन it is immersed into water, जिसका कि RI है 5/3. अब यहां पर आपके सामने फोकल लेंथ एयर में है और फोकल लेंथ डूबने के बाद है. तो एक बड़ा सा क्वेश्चन हुआ था जिसका हमने कहा था आंसर आपके लिए कॉन्सेप्ट बनेगा F डैश इज इक्वल टू म्यू डैश म्यू माइनस 1 अपॉन में म्यू माइनस म्यू डैश, और इनटू में क्या है यहाँ पर F एयर में. ये F डैश फोकल लेंथ है जब वो डूब चुका है किसी लिक्विड में, और ये F आपका फोकल लेंथ है जब वो एयर में था. म्यू जो है लेंस के मटेरियल का आ रही है, और म्यू डैश क्या है, सराउंडिंग का, तो लेंस के चारों तरफ है. इसका यूज करेंगे. तब हमने आपसे मना किया था कि वाटर देख करके आप शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ जाना कि F वाटर इज इक्वल टू 4 into F एयर. ये आपसे गलती करा देगा. ये बहुत ही स्पेसिफिक वे में सही है. बहुत सारी चीजें हैं जब ये जो रिजल्ट है आपका लिखा हुआ वो सही है. कौन कौन सी बात है, ये रिजल्ट कब सही है. पहली बात, RI ऑफ लेंस 3/2 हो. दूसरी बात, RI ऑफ वाटर 4/3 हो.
जबकि जो सी वाटर होता है उसका RI 4/3 नहीं होता है। तो अगर आप इसको याद रख करके काम कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि वाटर में फोकल लेंथ जो है वो एयर में फोकल लेंथ की 4 टाइम्स ज्यादा होती है, तो फाउंडेशन है कि ये बात तब सही है जब लेंस के मटेरियल का RI 3/2 है, कुछ और हो गया तो ये सही नहीं है, और जो वाटर का RI है 4/3 है, कुछ और हो गया तो ये सही नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि क्यों आप उसको याद रखोगे, आप सभी के लिए रिजल्ट ये रखो, F डैश इज इक्वल टू म्यू डैश, जिसमें डुबोया गया उसका RI कितना है यहाँ पर 5/3, म्यू जो है लेंस के मटेरियल का RI है 3/2, म्यू आपका हो गया 3/2 और म्यू डैश हो गया 5/3, और F एयर जो है दैट इज 20 सेंटीमीटर। यहां से आ जाएगा F डैश, ऊपर वाले सारे ब्रैकेट सॉल्व होंगे तो 1/2 मिलेगा, तो रिजल्ट आएगा 5/6, और अपॉन वाला जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 है, यानी कि माइनस का 1/6 आएगा, और इनटू में 20 है तो आंसर आ जाएगा माइनस का 100। तो फोकल लेंथ लेंस की 100 सेंटीमीटर है, और नेगेटिव ये बता रहा है कि लेंस का नेचर कैसा हो गया, डाइवर्जिंग नेचर हो गया। ये सारे क्वेश्चन आपके लास्ट रिवीजन से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन लेते हैं कि मेकर फार्मूले का अगर डेरिवेशन एग्जाम में आया, इसका मतलब ये मत सोचना कि अभी तक आया ही नहीं है, कई बार आ चुका है, तो आप मेकर फार्मूले का डेरिवेशन कैसे करोगे, डिराइव द लेंस मेकर फार्मूला, ये क्वेश्चन आ गया। तो मैक्सिमम ये 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वैसे तो 2 से 3 से ज्यादा का नहीं आएगा, लेकिन मान लो 5 मार्क्स का आ जाए, तो अब जो हम आपको बता रहे हैं वही करना है। 2 से 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा कि लेंस मेकर फार्मूले को डिराइव करो, लेंस मेकर फार्मूला ये हमें डिराइव करना है, और ये क्वेश्चन आपका जो है 2 से 3 मार्क्स का आएगा। तो स्टार्ट कैसे करेंगे, वी नो दैट, अगर आप कॉपी देख रहे हो तो बताइए उसके बाद क्या है, वी नो दैट के बाद वी नो दैट फॉर लेंस या फॉर लेंसेज μ3/v माइनस का μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r1 प्लस μ3 माइनस μ2/r2। सभी प्रकार के लेंसेज के लिए फार्मूला एप्लीकेबल है। अब इस फार्मूले में जो R1 R2 है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, R1 R2 यहाँ पर रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। जो भी लेंस होगा उसकी 2 सरफेसेस होंगी, और उन दोनों सरफेसेस की जो रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स हैं, वन विल बी R1 एंड अदर विल बी R2। U जो है एज यूजुअल ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि लेंस से लिया जाता है, एक्चुअली वो लेंस की पहली सरफेस से लिया जाता है, क्योंकि लेंस की पहली सरफेस वो होती है जिस पर लाइट आके गिरती है। इसके लिए आप परेशान मत होना, वहां बताना नहीं है तुम्हें लेंस की पहली सरफेस क्या है, आप सिंपल वे में यू क्या है, लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम लेंस, और v क्या है, इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम लेंस, और μ1 क्या है, हाँ आप बताएं μ1 क्या, RI ऑफ मीडियम जहां इंसिडेंट लाइट है, वेयर इंसिडेंट लाइट प्रेजेंट, इंसिडेंट लाइट प्रेजेंट, जिस मीडियम में आपकी इंसिडेंट लाइट है उस जगह का RI रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और μ3 क्या है, RI ऑफ मीडियम जहां इमर्जेंट लाइट है, जहां पर लेंस से निकलने के बाद जो लाइट होती है दैट इज कॉल्ड द इमर्जेंट, और जो μ2 है वो क्या होता है, RI ऑफ लेंस मटेरियल, लेंस किस चीज का बना हुआ है उसका RI। तो आप पहले ये फार्मूला लिखोगे, उसके बाद में इसको अपना बताओगे कौन क्या है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब मेकर फार्मूले में जो फोकल लेंथ होती है ना, एक्चुअली वो कौन सी फोकल लेंथ होती है, सेकेंड फोकल लेंथ,
अगर आपको अभी याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है रिवीजन में जाने। भाई लेंस की दो फोकल लेंथ होती है, एक होती है फर्स्ट और एक क्या होती है सेकेंड। जब डॉक्टर आपके आंखों के लिए लेंस सजेस्ट करता है तो कौन सी फोकल लेंथ यूज करता है? सेकेंड वाली। अब इस पे हम नहीं बात करेंगे कि वो फर्स्ट वाली फोकल लेंथ को क्यों नहीं यूज करता, वो हमेशा सेकेंड फोकल लेंथ से ही पूरा का पूरा जो आंखों की टेस्टिंग है वो की जाती है। तो जो मेकर फार्मूले में जो फोकल लेंथ है एक्चुअली वो कौन सी फोकल लेंथ होती है? सेकेंड फोकल लेंथ। और सेकेंड फोकल लेंथ का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, सेकेंड फोकल का मतलब क्या होता है? वी नो दैट, जानते हैं तो सो गुड, नहीं तो अपनी कॉपी को देखिए। फॉर सेकेंड फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ, तो सेकेंड फोकल लेंथ के केस में क्या था? जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट पर होता है, तो सेकेंड फोकल लेंथ के लिए ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है, तो u इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो गया। और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है यानी कि v, वो बराबर होती है सेकेंड फोकल लेंथ के। तो जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होता है तो जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है v क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस ऑफ इमेज, दैट इज कॉल्ड द सेकेंड फोकल लेंथ f2। तो कभी अगर आपसे पूछा जाए कि ये सेकेंड फोकल लेंथ क्या है, तो आप ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो चीज लिखी गई है वही बता दीजिए, थ्योरी में अगर आ जाए कि व्हाट इज सेकेंड फोकल लेंथ। तो फॉर सेकेंड फोकल लेंथ u means object distance is equal to infinite and v means image distance is equal to second focal length। अप्लाई कर दीजिए यहां पर। जैसे ये यहां पर अप्लाई करेंगे तो सीधे सीधे मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। तो आपको मिलेगा μ3 के साथ f2, क्योंकि u की इंफिनिटी वैल्यू रखोगे तो 0 हो जाएगा। और यहां पर मिलेगा μ2 μ1 r1 और प्लस μ3 μ2 r2। बहुत आराम से इस डेरिवेशन में आप अपनी बोर्ड कॉपी का कम से कम 1.5 पेज फिल करोगे, ठीक है ना? अच्छे से लिखोगे तो मुझे लगता है कि मोर देन हाफ में इतना ही काम आ जाएगा, ठीक है ना? 1.5 पेज में आप इसको फिल कर दोगे, आराम से ये हो जाएगा। तो अच्छे से आप उसको जो है पेपर को यूज करें और स्पेस को यूज करें। अगर ये बहुत बड़ा हो गया है क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का वैसे होना नहीं है, लेकिन हो जाए, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाइएगा। यहां तक पहुंच चुके हैं। फिर हम लोगों ने एक पॉइंट डाल दिया कि अगर चारों तरफ एक ही जैसा मीडियम है, इफ सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म, अगर बिल्कुल भी आप इस आर्टिकल के टच में नहीं है तो थोड़ा सा एक डायग्राम बनाएं आपके सपोर्ट में। मान लो ये लेंस है, ये कोई लेंस है यार, इंसिडेंट लाइट एक तरफ होती है और इमर्जिंग लाइट दूसरी तरफ होती है। इमर्जिंग लाइट अदर साइड होती है और इंसिडेंट लाइट उसके रिलेटिव दूसरी तरफ होती है, ठीक है? तो एक तरफ जो है वो इंसिडेंट लाइट है, तो यानी कि लेंस के एक तरफ कौन है? μ1 है, और दूसरी तरफ इमर्जिंग लाइट है, तो मतलब लेंस के दूसरी तरफ कौन है? μ3 है। तो हमने कहा कि चारों तरफ एक ही जैसा मीडियम है, तो इफ सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म, इसके मायने होते हैं कि μ3 और μ1 आपस में क्या हो गए? भाई जो इधर है वही उधर है, तो μ3 और μ1 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो जो ऊपर का रिजल्ट है, जहां जहां पर μ3 दिख रहा है वहां पर μ1 लिख दिया जाए। तो μ3 की जगह पर μ1 लिखा जाए, f2 एज इट इज, μ2 μ1 r1, μ3 की जगह पर μ1 लिखा जाए, r2 लिख दिया, μ3 की जगह पे μ1। इसको ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 डाल देते हैं। इफ सराउंडिंग मीडियम इज यूनिफॉर्म, μ3 इज इक्वल टू μ1 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा? जो मिलेगा वो रिजल्ट है। अब जरा इसको देखो, इस वाले ब्रैकेट में है μ1 माइनस μ2, जबकि पहले ब्रैकेट में क्या है? μ2 माइनस μ1, तो नेगेटिव कॉमन ले लिया जाए। तो यहां से आ जाएगा μ1 बाई f2, μ2 μ1 r1,
और यहां से नेगेटिव कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, पहले से प्लस लगा हुआ है, नेगेटिव कॉमन होगा तो म्यू2 म्यू1 r2। क्या राइट हैंड साइड से म्यू2 म्यू1 होल कॉमन हो गया? कॉमन कर लीजिए तो म्यू1 बाई f2, म्यू2 म्यू1 होल कॉमन हो गया, नेक्स्ट ब्रैकेट में हो गया r1 r2। ठीक है, अब इधर वाले म्यू1 को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड में तो 1 बाई f2, तो म्यू2 म्यू1 अपॉन में म्यू1 और 1 बाई r1 1 बाई r2। इस म्यू1 को अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, जब आप डिवाइड करेंगे तो ब्रैकेट में आएगा म्यू2 बाई म्यू1 और अगले स्टेप में म्यू1 के साथ म्यू1 तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 बाई r1 1 बाई r2। यही लेंस मेकर फार्मूला है, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं, जो लुक इसका यूज करते हैं, जो फॉर्म हम लोग यूज करते हैं वो कैसे है? f2 का मतलब है सेकेंड फोकल लेंथ, और मेकर फार्मूला जब हम करते हैं तो सराउंडिंग में कैसा हो जाता है? यूनिफॉर्म। और हम जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म है तो जो फर्स्ट फोकल लेंथ की वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है? सेकेंड फोकल लेंथ के। तो जनरली हम लोग सेकेंड फोकल लेंथ को क्या कहते हैं? सिंपली फोकल लेंथ। तो यहां पर हमने f2 की जगह पर f लिख दिया, और म्यू2 क्या है? लेंस के मटेरियल का RI है, बोलो। तो हमने कहा लेंस के मटेरियल के RI को हम म्यू से लिखेंगे, तो यहां पर हमने म्यू लिख दिया। और म्यू1 क्या है? जरा यहां देखो, म्यू1 इधर की तरफ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और म्यू3 उधर की तरफ का है। तो जब सराउंडिंग यूनिफॉर्म हो गया तो म्यू1 का मतलब क्या हो गया? सराउंडिंग में इधर भी म्यू1 है और उधर भी म्यू1 है, उसको हमने म्यू डैश से लिख दिया, और माइनस का 1 और ब्रैकेट में r1 r2। बता दीजिए कि म्यू यहां पर RI ऑफ लेंस है और म्यू डैश यहां पे RI ऑफ सराउंडिंग। और इस मेकर फार्मूले में r1 r2 साइन के साथ लिया जाता है। कंप्लीट हो गया। कहीं कुछ प्रॉब्लम हो तो बता सकते। तो एक क्वेश्चन की बात हो रही है, आप लोगों ने बताया, वो क्वेश्चन क्या है? इधर है। देखिए वो क्वेश्चन जो लेंस है आपका उसमें वो इक्वी कॉन्वेक्स है। एक आपके पास में इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इसको आप सिमेट्रिक कॉन्वेक्स भी कहते हो, सिमेट्रिक कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि R1 और R2 इक्वल है, बना देता है। ये आपके पास में इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ में ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो जब किसी लेंस की दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर से बिकम इक्वल तो हम उसको कहते हैं वो इक्वी कॉन्वेक्स है। R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी क्या है? R। या फिर आपके पास में लेंस कैसा हो सकता है? इक्वी कॉन्केव, इक्वी कॉन्केव लेंस। इसको हम लोग सिमेट्रिक कॉन्केव लेंस भी कहेंगे। तो इक्वी कॉन्केव या सिमेट्रिक कॉन्केव का केवल और केवल मीनिंग यही है कि बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वल। अभी ये काटे नहीं गए हैं, तो इनकी जो फोकल लेंथ थी वो f थी। तो फोकल लेंथ जो थी लेंस की, फोकल लेंथ ऑफ अनडिवाइडेड लेंस, इसको काटा नहीं गया है, तो अनडिवाइडेड लेंस इज f। अब आप अपना विजन फोकस कर लीजिए, चाहे आप अपना क्वेश्चन इसके लिए जाइए चाहे इसके लिए सोचिए। मैं किसी एक को लेकर के चल रहा हूं, तो मैं इसको लेके चल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि इसको तुमने कई बार किया इसलिए इसको लेके चल रहे हैं। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो f है, या आप में से कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे तो इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है? f है। और अभी इसको काटा नहीं गया। यहां पर हमारे पास में मेकर फार्मूले का अल्टरनेट मेथड है। तो देखिए जो बच्चे इसके लिए जा रहे हैं वो क्या लगाएंगे? उनका अल्टरनेट मेथड वाला फार्मूला है माइनस का म्यू बाई म्यू डैश और 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2। और जो बच्चे इस वाले लेंस के लिए सोच रहे होंगे उनके लिए अल्टरनेट मेथड क्या होगा? 1 बाई f
म्यू बाई म्यू डैश माइनस का 1/r1 प्लस 1/r2। तो आपने अभी लेंस को कट नहीं किया है, अनडिवाइडेड है, फोकल लेंथ f है, तो भाई f की जगह पर f लिख दिया जाए माइनस म्यू। हमारे पास जो लेंस है उसका RI कितना है, आंसर है वो म्यू है, तो म्यू की जगह पर म्यू ले लिया। म्यू डैश मतलब सराउंडिंग में क्या है कुछ नहीं बताया तो एयर है, और R1 की वैल्यू भी R है और R2 की वैल्यू भी क्या है R है। सॉल्व कर लो भाई, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस का R/2 म्यू माइनस 1। सॉल्व करके देखना। और जो लोग इस वाले लेंस के लिए जाएंगे उनके लिए जरा बात कर लेते हैं। उनका रिजल्ट आएगा म्यू माइनस 1, सराउंडिंग में एयर मान हो गया, R1 भी R है, R2 भी R है, F इज इक्वल टू आएगा R/2 म्यू माइनस 1। ठीक है ना। अब आपने लेंस को कट कर दिया, दो इक्वल हाफ में कट किया प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो प्रिंसिपल एक्सिस आप सब जानते हैं कौन सी लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस। आपने लेंस को टू इक्वल हाफ में कट किया परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो लीजिए भैया कट करते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हमने टू हाफ्स में कट कर लिया। अब कट होने के बाद जब आप इसको कट कर देंगे तो सिचुएशन क्या बनेगी, इसके जो पीसेस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे और इसके जो पीसेस बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, लाइक दिस। और दो सिमेट्रिकल के आपने इसके जो है सिमेट्रिकल लेंस के दो इक्वल हाफ किए हैं, जैसा देखने में ये होगा वैसा ही देखने में ये होगा। तो अब ये वाली रेडियस तो R है और ये वाला प्लेन हो गया तो क्या हो गया इनफाइनाइट, क्योंकि प्लेन का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है इनफाइनाइट। और ये वाली रेडियस R है और प्लेन वाले का रेडियस क्या हो गया इनफाइनाइट। सिमिलरली अगर कॉन्केव के लिए जाओगे तो ये R है और इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ये R है इसके लिए क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो दोनों कॉन्वेक्स के दोनों पीसेस एक जैसे हैं देखने में। तो इन टुकड़ों में से अब हम किसी एक की फोकल लेंथ निकालेंगे कटने के बाद। सिमिलरली कॉन्केव के ये दोनों पीसेस भी एक जैसे हैं, तो मैं किसी एक की फोकल लेंथ निकालूंगा। सपोज कर लिया कि अब जो फोकल लेंथ है वो f डैश है, तो जो मैं लिख रहा हूं उस पर जरा ध्यान दें आप। सिमेट्रिकल लेंस था आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और अगर आप कॉन्वेक्स को फॉलो कर रहे हैं तो ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है। अब हमने लिखा कि जब हमने लेंस को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो बराबर हिस्सों में काट दिया, तो व्हेन लेंस डिवाइडेड इक्वली परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस in two parts, then let focal length of each part is equal to f dash। तो हर एक टुकड़े की जो फोकल लेंथ है f डैश है, यानी इसकी कितनी फोकल लेंथ है f डैश है, इसकी कितनी फोकल लेंथ है f डैश है, इसकी फोकल कितनी है f डैश, इसकी भी कितनी है f डैश। तो तुम क्वेश्चन कह सकते हो कि हाउ यू श्योर कि दोनों टुकड़ों की फोकल लेंथ सेम है। तो लेंस की फोकल लेंथ जिस पर डिपेंड करती है तो RI ऑफ लेंस पर डिपेंड करती है। कटने से पहले लेंस का RI क्या था म्यू, तो कटने के बाद दोनों पीसेस का RI क्या है म्यू है। तो यार दोनों लेंसेस के जो RI हैं वो क्या है एक जैसे हैं, और इस वाले लेंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर R इनफाइनाइट है, इसमें भी R इनफाइनाइट है, तो क्या सेम फीचर्स है। इसलिए अगर तुम इसकी फोकल लेंथ f डैश लिखते हो तो इसकी भी क्या होगी f डैश। सिमिलरली नीचे वाले के लिए तो अभी भी कटने के बाद ये किस फैमिली का है, कॉन्वेक्स फैमिली के है ऊपर वाले और कॉन्केव फैमिली के नीचे वाले। तो अगर आप कॉन्वेक्स में जाओगे तो फिर से अल्टरनेट मेथड, ये देखो अल्टरनेट मेथड फिर से। तो f की जगह पे आप क्या लिखोगे f डैश लिखोगे, म्यू की जगह पर लिखोगे म्यू, सराउंडिंग में तो एयर है। अब R1 की वैल्यू R होगी और R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है 0। तो यहां से आप सॉल्व करोगे तो 1/f डैश की वैल्यू हो जाएगी म्यू माइनस 1/r, f डैश की वैल्यू हो जाएगी r अपॉन म्यू माइनस 1।
ये इक्वेशन 2 आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर लो। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन डिवाइड बाई सेकेंड वाली इक्वेशन, अभी मैं कॉन्वेक्स के लिए चल रहा हूं। ये है f, नीचे f डैश, यहां पर है r/2 म्यू माइनस 1, और इक्वेशन सेकेंड में है r/म्यू माइनस 1। तो कट होने के बाद आ गया f बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1/2, f डैश इज इक्वल टू 2f, यानी कि दोनों पीसेस की जो फोकल लेंथ है वो कंपैरेटिवली पहले से क्या हो जाएगी, डबल। अगर आप कॉनकेव वाला पीस लेके चल रहे हैं, कॉनकेव वाला, तो भाई अल्टरनेट मेथड का ये फार्मूला अप्लाई करोगे, अप्लाई कर दीजिए। तो अब की बार f की जगह पर क्या जाएगा, f डैश माइनस, और म्यू मींस म्यू सराउंडिंग में एयर है, r1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी r, और r2 की वैल्यू इनफाइनाइट, 1/∞ 0 हो जाएगा, f डैश की वैल्यू हो जाएगी माइनस में r/म्यू माइनस 1। और यहां पर भी जब आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/2, यानी f डैश की वैल्यू क्या, ट्वाइस ऑफ फोकल। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो ये बड़ा क्वेश्चन लोगों को, आपको भी और बाकी लोगों को जो आपके कंपटीटर को तैयार रहता है, उनको ये पता है कि सिमेट्रिक कॉन्वेक्स या फिर सिमेट्रिक कॉन्केव लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जब दो इक्वल हाफ्स किए जाते हैं तो फोकल लेंथ तो पहले से क्या हो जाती है, डबल। अगर फोकल लेंथ तो पहले से डबल हो जाएगी तो पावर पहले से क्या हो जाएगी, हाफ। और अगर आप इसको जो है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस कट करो तो फिर ना तो फोकल लेंथ में कोई चेंज होता है और ना ही पावर में, केवल किसमें चेंज आता है, ट्रांसमिटिंग एरिया में। ट्रांसमिटिंग एरिया लेंस का जो हिस्सा जिस पर लाइट गिरती है, भाई देखिए ये वाला केस क्लियर है। अच्छा, अगर मैं कहता कि मैं तो इसको इस तरीके से कट करूंगा along the principal axis like this, ये देखिए ऐसे कट करूंगा, तो जो दो पीसेस तैयार होते हैं उसमें से एक पीस ये होता है, दूसरा पीस ये होता है, और वहां के लिए एक पीस ये होता है और दूसरा पीस ये होता है, ठीक है, ऐसे होता है। तो आप जरा मुझे बताइए, मेरे क्वेश्चन के आप आंसर दीजिए, फिर मैं बताऊंगा फोकल क्यों नहीं बदलती है। क्या इस टुकड़े का म्यू पहले के जैसा ही होगा, हाँ, इसका भी म्यू पहले के जैसा होगा। अच्छा, पूरी सरफेस की रेडियस अगर आर है तो कट करने के बाद भी रेडियस क्या होती है, आर। आप जानते हो अगर मैं पूरा सर्कल बनाऊं और आप बोलो उसकी रेडियस 20 है तो मैं कुछ हिस्सा उसका इरेज कर दूं तब भी रेडियस कितनी होती है, 20। तो यार रेडियस जो है सेम रहेगी, तो कटने के बाद में म्यू बदला नहीं और r1 r2 बदला नहीं, इसलिए फोकल लेंथ भी। तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस जब आप कट करते हैं तो ना तो फोकल लेंथ बदलता है और ना ही पावर। ट्रांसमिटिंग एरिया बदल जाता है, क्यों, पहले पूरे लेंस पर लाइट डाली जा रही थी और इमेज बन रही थी, अब आधा हिस्सा कट गया है तो केवल कितना हिस्सा यूज हो रहा है, आधा। जब कम हिस्सा लाइट का, मतलब कम हिस्सा लाइट इसका लेंस का यूज करेंगे तो लाइट की जो इंटेंसिटी होगी, जो लाइट एनर्जी गिरेगी वो कम पार्ट में गिरेगी, तो जो इमेज बनेगी वो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ब्लर्ड बनेगी, मतलब कम चमकीली बनेगी। ना तो फोकल लेंथ बदलता और ना ही पावर। तो एक बड़ा क्वेश्चन था जो इन्होंने याद दिलाया सही समय पर, तो इसकी बात हो रही थी। लेंस कैसा होना चाहिए, इक्वी कॉन्वेक्स। ये जो पहले नंबर पे जो बात हमने करी है ना कि प्रिंसिपल के परपेंडिकुलर काटने वाला केस, ये तभी सही है जब लेंस कैसा हो, इक्वी कॉन्वेक्स। तो अब आप, तो लेंस में जो गॉस का फार्मूला है वो ऐसा दिखता है, गॉस फार्मूला फॉर लेंस दिखता कैसा है, दिखता ऐसा है, 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये है गॉस फार्मूला। अच्छा, अगर इसका लुक बदल दें तो ये ऐसा दिखता है, f/f+u। मैंने किसको गायब कर दिया, पूरे गॉस ओरिजिनल फॉर्म गॉस फार्मूले की ये चेंज करने के बाद ये आ गया, किसको हटा दिया, v को हटा दिया। और अगर हम एक लुक और देखें तो इसका एक लुक ही है, जहां पर ये जो m है वो है I/O एंड यू ऑल नो कि I जो है वो साइज ऑफ इमेज है और O जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, और लेंसेज के लिए होता है v/1।
ये आपका v अपॉन u। तो ये तो हो गया गॉस फार्मूला फॉर द लेंस। इसका डेरिवेशन अगर आपको मिलता है एग्जाम में तो डेरिवेशन आपको करके दिखाते हैं। देखिए अभी जब मेकर फार्मूला आपने किया था तो मैं इसका जरा डेरिवेशन कर देता हूं। तो एक लाइन लिखूं, फॉर लेंसेज, जितने भी प्रकार के लेंसेज हैं उनके लिए फार्मूला है μ3/v μ1/u μ2 μ1 r1 और प्लस का μ3 μ2 r2। वो सारी बातें फिर से आप लिखोगे। r1 r2 क्या है, अभी जस्ट हमने किया इसलिए छोड़ देता हूं। u और v क्या है, ये भी मैंने किया है। μ1 क्या है, μ2 क्या है और μ3 क्या, सारी बातें आप लिख दोगे। जो गॉस का फार्मूला है वो तब काम करता है जब चारों तरफ कैसा हो, यूनिफॉर्मिटी हो। एक बार फिर से वो लाइन लिखो, इफ सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म, इफ सराउंडिंग इज यूनिफॉर्म, तो सीधा इसका मतलब हो गया कि μ3 और μ1 क्या है, इक्वल। तो जहां जहां पर μ3 दिखाई दे रहा है वहां पर μ1 लिख दिया जाए, लीजिए कर देते हैं। तो ये आ जाएगा μ1v और μ1u, उधर राइट हैंड साइड में μ2 μ1 r1 और प्लस का μ1 μ2 r2। इधर लेफ्ट हैंड से μ1 कॉमन आ रहा है 1/v माइनस का 1/u। इधर कॉमन के लिए आपको साइन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखिए जब निगेटिव साइन ले लेंगे तो रिजल्ट क्या बन जाएगा, पहला स्टेप μ2 μ1 r1 एज इट इज और माइनस μ2 μ1 अपॉन में r2। अब राइट हैंड साइड से भी μ2 μ1 होल कॉमन हो गया, तो ये आ गया आपका μ1 1/v माइनस का 1/u और इधर μ2 μ1 होल कॉमन हो गया और 1/r1 1/r2। ठीक है, μ1 से डिवाइड करो तो μ2 μ1 अपॉन में μ1 और 1/r1 1/r2 अलग अलग डिवाइड कर लो। तो μ2 के साथ μ1 और ये 1 और 1/r1 1/r2। ये राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, 1/f2। ये आपका 1/f2 है ना, सेकेंड फोकल है भाई, मेकर फार्मूले में आया था ना, और इसी को आपने क्या लिखा था, f। ठीक है, तो अगर मेकर फार्मूला गॉस फार्मूला डिराइव मांग रहा है तो सबसे आसान तरीका ये है, एक टिपिकल तरीका भी है जो शायद आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी किया होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं एज ए क्वेश्चन, नॉट द डेरिवेशन। ये रिलेशन फाइंड आउट करना है जिसमें हमें मैग्निफिकेशन दिखाई दे रहा है, एक्चुअली उसका नाम है लीनियर मैग्निफिकेशन। लेंस का फोकल लेंथ मिल रहा है और लेंस की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल रही है। कैसे होगा, स्टार्ट करोगे यहां से, वी नो दैट गॉस फार्मूला जो ओरिजिनल लुक है वो ये है 1/v माइनस का 1/u। आपको कौन नहीं दिख रहा है, v नहीं दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है ना उसी से उससे जस्ट अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई कर लो। v नहीं दिख रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करो, u से। तो यहां से आ गया u/f, इधर आ गया u/v और u/u। u/f सारे बड़े बच्चे नेगेटिव 1 मिलेगा, राइट हैंड में लाओगे प्लस हो जाएगा। अरे बोलो भाई, एलसीएम दे दो, u प्लस f अपॉन में f और u अपॉन v रेसिप्रोकल ले लो। इधर का रेसिप्रोकल हो गया f अपॉन f प्लस u, उधर का रेसिप्रोकल हो गया v अपॉन u। ये क्या बन गया, m। ये देखो m बन गया ना, लिख दिया f अपॉन f प्लस u इज इक्वल टू m हो गया। और अब जो नहीं दिख रहा आपको क्या दिख रहा है, v, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, u से। अब जरा इसको देखो, इसमें कौन नहीं दिख रहा है, u, तो मल्टीप्लाई किससे करना है, इसी में जरा v से मल्टीप्लाई करो तो v अपॉन f
v अपॉन v और v अपॉन u, तो ये आया v अपॉन f 1 माइनस का v अपॉन u उस तरफ ले जाओ, v अपॉन u इज इक्वल टू 1 माइनस v अपॉन f, ये फिर से m बन गया, एलसीएम ले लिया। आगे सर साइन कन्वेंशन, दिमाग की बत्ती जलाइए। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गॉस फार्मूले के न्यूमेरिकल ले रहे हो तो न्यूमेरिकल कितने तरीके के हैं? न्यूमेरिकल है टोटल 3 टाइप्स। पहला फार्मूला बेस्ड ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, दूसरा प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब डिस्प्लेसमेंट मेथड जिसकी हम लोग बात करते हैं, और इसी डिस्प्लेसमेंट मेथड को सीबीएसई में यूवी मेथड से भी लिखा गया है। वो कैसा है? यूवी मेथड है, यू माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी माने इमेज डिस्टेंस। तो पहला फार्मूला बेस्ड आसान सी प्रॉब्लम, पहली प्रॉब्लम्स वो आएंगी, दूसरी डिस्प्लेसमेंट मेथड के ऊपर प्रॉब्लम, और तीसरी कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम्स, लेंस के कॉम्बिनेशन की प्रॉब्लम। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है। तो एक बार जरा साइन कन्वेंशन का रिवीजन कर ले भाई, चाहे फार्मूला ये वाला हो, चाहे ये फार्मूला हो, या फिर ये फार्मूला हो, और चाहे ये ऊपर वाला फार्मूला, सभी लोग क्या मानते हैं? साइन मानते हैं। तो आपने शॉर्टकट क्या सीखा है? शॉर्टकट सीखा है कि रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट के लिए, रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ ना बताया जाए तो वो ऑब्जेक्ट कैसा है? और एक्चुअली रियल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो टचेबल होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हो। ये सराउंडिंग में जो कुछ भी आपको दिखता है सब कैसा? रियल ऑब्जेक्ट है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? 2 तरीके से सोचना। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, कुछ नहीं बताया गया कौन सा ऑब्जेक्ट, रियल वाला या वर्चुअल वाला, हमेशा क्या मान के चलना? रियल ऑब्जेक्ट। और दूसरा कोई पूछे क्या होते हैं तो आप बोलो जो सराउंडिंग में हमें दिखता है वो सब कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए u नेगेटिव होता है। जब रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनती है तो v पॉजिटिव होता है, रियल इमेज, फॉर रियल इमेज। लेंस पढ़ रहा है, याद रखना, मिरर नहीं पढ़ रहा है, लेंस पढ़ रहा है। लेंस में ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी तो v कैसा होता है? पॉजिटिव, और v नेगेटिव होता है किसके लिए? फॉर वर्चुअल इमेज। याद रखना ये इमेज किस ऑब्जेक्ट की बनी है? रियल ऑब्जेक्ट। और एग्जाम में रियल ऑब्जेक्ट को लेकर के क्या अपडेट होगी? या तो कोई अपडेट नहीं होगी, तो हमें क्या मानना है? रियल ऑब्जेक्ट है, और या क्वेश्चन में अपडेट होगी। रियल ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती कैसे निकलती है? डाइवर्जिंग, फैलती हुई लाइट रेज निकलती रियल ऑब्जेक्ट से। मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। अगर रियल इमेज बनी है तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है फॉर वर्चुअल इमेज। फोकल लेंथ पॉजिटिव है फॉर कन्वर्जिंग। छोटे बच्चों के लिए कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें भी पता है ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स लेंस जब एयर में रखोगे तो क्या बनता है? कन्वर्जिंग। और फोकल लेंथ नेगेटिव होता है फॉर डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्केव लेंस। पिछली क्लास में अपडेट दिया जा चुका है। कांच का बना हुआ कॉन्केव लेंस हमेशा एयर में कैसा रिएक्ट करता है? डाइवर्जेंट। ये है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन ये है। अब अगर ऑब्जेक्ट रियल नहीं है तो ओरिजिनल वाला साइन कन्वेंशन लगाना। एनीवन टेल मी ओरिजिनल वाला साइन कन्वेंशन, एक्चुअल जो साइन कन्वेंशन होता है, एक्चुअल जो साइन कन्वेंशन है ओरिजिनल वाला वो क्या है? अगर ऑब्जेक्ट रियल नहीं है तो ओरिजिनल वाला साइन कन्वेंशन। एनीवन ओरिजिनल वाला साइन कन्वेंशन मैं बताता हूं। u माने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v माने इमेज डिस्टेंस, f माने इन सभी का मेजरमेंट ऑप्टिकल सरफेस से
स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज कर लो कि आपके पास में ये एक लेंस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है और ये फोकस है। तो आपको अपने दिमाग में ये फीड कर लेना है। वस्तु की दूरी चाहिए तो ऑप्टिकल सरफेस से दौड़ लगानी पड़ेगी। ऑप्टिकल सरफेस मींस क्या? लेंस है तो लेंस से, मिरर है तो मिरर से, प्रिज्म है तो प्रिज्म से। तो ऑप्टिकल सरफेस से स्टार्ट करते हैं, मतलब वहीं से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये। और फिर ये देखते हैं कि मेजरमेंट करते समय, मेजरमेंट करते समय अगर हम इंसिडेंट लाइट से अपोजिट दौड़ रहे हैं तो भैया नेगेटिव साइन, और अगर इंसिडेंट लाइट के अलोंग दौड़ रहे हैं तो पॉजिटिव साइन। अब देखिए ओरिजिनल साइन कन्वेंशन में ये इन्होंने इंसिडेंट लाइट बताई है। इंसिडेंट लाइट यानी इंसिडेंट लाइट वहां होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। लीजिए कर देते हैं, बहुत आसान है। ऑब्जेक्ट से लाइट चली, लेंस पे गिरा दी, यू ऑल कैन सी द रेड पेन जो कि इंसिडेंट लाइट को दिखा रहा है। हो गया इंसिडेंट लाइट। तो चलिए देखते हैं, पहले ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालते हैं। ऑप्टिकल सरफेस से चले हम इंसिडेंट लाइट के, सॉरी ऑब्जेक्ट की तरफ। तो बेटा मेरे दौड़ने का तरीका इंसिडेंट लाइट से कैसा? उल्टा है। तो यार यू कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ऑप्टिकल सरफेस से चले फोकस तक, तो फोकस भी क्या हो गया? नेगेटिव। और अगर हम ऑप्टिकल सरफेस से इमेज तक जा रहे हैं तो कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर न्यूमेरिकल में वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो आप किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़े, अपने ओरिजिनल साइन कन्वेंशन पर आ जाए। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की जो रेज होती है कैसी होती हैं? कन्वर्जिंग। अगर कन्वर्जिंग रेज आके कहीं पर गिरी, मान लो ये मेरे ऊपर गिरी, कन्वर्जिंग रेज आकर के मेरे ऊपर गिरी, तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रही है उस पॉइंट का नाम क्या है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वो कौन सा पॉइंट है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। अच्छा, इन्होंने ऑप्टिकल सरफेस पर गिरने के बाद ऑप्टिकल फिनोमेना कर ली है। भाई मान लो ये लेंस पर गिरी या मिरर पर गिरी, और जब लेंस पर गिरी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, और अगर मिरर पर गिरी तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तो गिरने के बाद अब ये जहां कटेंगे वो क्या है? इमेज। अपने आप कटे तो रियल इमेज है, और अगर वर्चुअली प्लेस करके कटे तो वर्चुअल इमेज। तो इफ इंटरसेक्शन टेक प्लेस रियली तो रियल इमेज, और वर्चुअली तो वर्चुअल इमेज। तो ये है आपका साइन कन्वेंशन। तो सिंपल प्रॉब्लम में इस गॉस फार्मूले पर सर्च करिए भाई। तो बात हो रही है सिंपल प्रॉब्लम की। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, स्क्रीन पर आपको दिखेगा ये क्वेश्चन। द इमेज ऑब्टेन्ड विद ए कॉन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। इमेज obtained with a convex lens is erect and its length is 4 times the length of the object. If the focal length of the lens is 20 centimeter, calculate the object and image distance. तो क्वेश्चन में कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस है क्वेश्चन में। जो इमेज है वो कैसी है? सीधी है। इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट यहां पर कीवर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअल। क्योंकि रियल इमेज कैसी होती है? उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो अब यहीं पर अगर ये लिख देते कि इमेज वर्चुअल है तो आसान हो जाता। याद रखो, सीधी इमेज हमेशा वर्चुअल और उल्टी इमेज हमेशा रियल। तो कॉन्वेक्स लेंस ने इरेक्ट यानी वर्चुअल इमेज बनाई है। और जो इमेज का साइज है, साइज ऑफ इमेज क्वेश्चन में है वो 4 इंटू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी क्वेश्चन में का है। और जो ये लेंस है इसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। यू पूछा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, बी पूछा है इमेज की डिस्टेंस।
यू ऑल आर कैपेबल टू सी द क्वेश्चन इन स्क्रीन। अभी सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। कलेक्शन करते हैं क्या क्या दिया है। कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ नहीं कहोगे तो क्या समझूंगा, कन्वर्जिंग। तो फोकल लेंथ दी गई है प्लस में, क्योंकि साइन कन्वेंशन इसकी फोकल कैसी होती है, प्लस, कन्वर्जिंग। ये जो इमेज का साइज है ना वो आई कहलाता है, और ऑब्जेक्ट का साइज ओ होता है। तो आई अपॉन ओ क्या हो गया, 4, और आई अपॉन ओ क्या है, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन 4 है, वर्चुअल इमेज है तो क्या, प्लस में। याद रखो जो पता है ना उस पर साइन लगाना है, और जो नहीं पता है वो अपने आप ऑटोमेटिकली साइन के साथ आता है। तो वर्चुअल इमेज का मैग्निफिकेशन अभी साइन कन्वेंशन बताया प्लस होता है। यू चाहिए और वी चाहिए। अभी जस्ट आपने गॉस फार्मूले के जो अदर लुक्स थे देखो उनके ऊपर, इन तीनों में कोई रिलेशन होता है क्या, m इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। क्या इन तीनों में कोई रिलेशन होता है क्या, तो m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, m माने प्लस का 4, अरे 4 का मतलब 4/1 होता है ना, और f का मतलब प्लस का 20, प्लस का 20। u मीन्स पता नहीं, जो नहीं पता है ना उस पर साइन लगाते हो, अपने आप साइन के साथ आता है। 4 2 80, 4u 20, 4u इज इक्वल टू माइनस का 60, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो यार u की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है, और जो u में नेगेटिव है वो बता रहा है रियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट का u कैसा होता है, नेगेटिव। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का u कैसा होता है, पॉजिटिव। अब इसको अप्लाई करो भाई, m की जगह पे प्लस 4/1, f माने 20, v माने पता नहीं, और f माने 20 प्लस में है तो ओके है। 80 20 माइनस v, v इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 20 माइनस 80, v इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 60। एंड यू ऑल नो कि वर्चुअल इमेज का v कैसा होता है, माइनस होता है, क्योंकि इमेज वर्चुअल है इसलिए v कैसा है, माइनस। मतलब एग्जाम में तुम्हें लिखना चाहिए कि u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, नेगेटिव मीन्स रियल ऑब्जेक्ट, और यहां पर v इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, नेगेटिव मीन्स वर्चुअल इमेज। लेंस में जब वर्चुअल इमेज बनती है तो v कैसा होता है, नेगेटिव। मिरर में जब बनती है तो v कैसा होता है, पॉजिटिव। हो गया सिंपल प्रॉब्लम का कमाल, आप देख रहे हो। बट साइन कन्वेंशन बैकबोन है, ये गलत तो सब गलत। चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल कैन सी इन स्क्रीन। कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू ऑब्टेन ए मैग्नीफाइड इमेज। अब कम से कम आपने पिक कर लिया कि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। Convex lens is used to obtain a magnified image of an object on the screen 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। जो स्क्रीन है वो लेंस से कितने सेंटीमीटर पर है, 10 सेंटीमीटर। इफ द मैग्निफिकेशन इज 1919, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 19 है, तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चाहिए। ये जो सिंपल प्रॉब्लम है ना गॉस की, ये इतनी सारी जैसे आसमान में तारे, यू कांट काउंट देम, लेकिन आपको पता है कितने सारे। सिमिलरली किसी भी एग्जाम में ये जो लेंस गॉस के फार्मूले पर जो लेंस की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो इस क्वेश्चन को जब हम पढ़ रहे हैं तो क्या पता चल पा रहा है, लेंस कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स लेंस है। और क्वेश्चन ने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस से 10 सेंटीमीटर पर क्या होती है, स्क्रीन। 10 सेंटीमीटर पर स्क्रीन है कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब ये v है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है। अरे यार स्क्रीन पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो जब स्क्रीन पर इमेज बनेगा तो इमेज की भी डिस्टेंस लेंस से कितनी रहेगी, 10। और कोड वर्ड है, जैसे इरेक्ट इमेज का मतलब है वर्चुअल इमेज, इनवर्टेड इमेज का मतलब है रियल इमेज। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है कैसे होती है, रियल। तो स्क्रीन पर इमेज यानी रियल, स्क्रीन पर इमेज, इमेज ऑन स्क्रीन, ये कोड वर्ड है, इसका मतलब है वो रियल इमेज है। तो कितनी चालाकी से दोनों क्वेश्चंस में इमेज के बारे में छिपाने की कोशिश की गई है। और रियल इमेज का भी कैसा होता है लेंस में, प्लस।
मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1919 है, रियल इमेज का मैग्निफिकेशन कैसा होता है? माइनस। जो नोन है उस पर साइन लगाना है, जो पता है तुम्हें उस पर साइन लगाना है, अननोन पे साइन नहीं लगाना है। क्वेश्चन में पूछा गया है फोकल लेंथ, है इन तीनों में कोई कनेक्शन? m इज इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ, तो -19 का मतलब 19/1 हुआ ना। f हमें पता नहीं, जो नहीं पता उस पर साइन नहीं लगाना, v की वैल्यू प्लस का 10, f हमें पता नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 19/1 f माइनस 10 अपॉन एफ, और ये आ गया आपका f माइनस 10, उधर ले जाए तो ये आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 20f, f इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। देखना सही है ना। और फोकल जो हमें मिला वो प्लस में मिला है ना, मिलना भी चाहिए, क्योंकि सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कांच का एयर में कैसा होता है? कन्वर्जन। तो 0.5 सेंटीमीटर की लेंस की फोकल लेंथ। तो एक क्वेश्चन और है, आप देख सकते हैं क्या है। एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया? जो लाइट पैदा कर रहे हैं, जैसे लाइट का जो बल्ब है वो कैसा ऑब्जेक्ट है? इल्यूमिनेटेड। सन आपका कैसा ऑब्जेक्ट है? जो सेल्फ लाइट का इमिशन करते हैं, जिनसे लाइट निकलती है, वो इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है। तो एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर अपार्ट, डिटरमाइन द फोकल लेंथ एंड द नेचर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड to produce a clear image on the screen twice the size of object। क्वेश्चन में एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है और स्क्रीन है, और इनके बीच का जो ये गैप है ना वो 90 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि हम कैसा लेंस यूज करें, कितनी फोकल लेंथ का यूज करें, दोनों चीजें हैं, लेंस का नेचर भी और लेंस की फोकल लेंथ भी, कि हम कैसा लेंस यूज करें और कितनी फोकल लेंथ का लेंस यूज करें जिससे कि स्क्रीन पर इमेज बने ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यार स्क्रीन पर इमेज बनाने के लिए कौन सा लेंस लगाओगे? कन्वर्जिंग, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस वर्चुअल इमेज बनाते हैं, और नथिंग से स्पेशली तो कन्वर्जिंग का मतलब क्या रहता है? कॉन्वेक्स, ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स। तो लीजिए एक आंसर तो आ गया कि टू फॉर्म इमेज ऑन स्क्रीन मीन्स रियल इमेज यूजिंग लेंस शुड बी कन्वर्जिंग, यूजिंग लेंस शुड बी कन्वर्जिंग। एक तो पार्ट अपना ये हो गया, शुड बी कन्वर्जिंग, और ग्लास का बना हुआ कन्वर्जिंग एयर में, ग्लास का बना हुआ कॉन्वेक्स एयर में क्या बन जाता है? कन्वर्जिंग। अब पूछ रहा है कि जो ये लेंस है ना वो दुगने साइज की इमेज बनाता है, तो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का डबल है, यानी I/O बराबर 2, M बराबर 2। रियल इमेज है ना, स्क्रीन पर बनने वाली इमेज कैसी? रियल, तो मैग्निफिकेशन हो गया -2, मैग्निफिकेशन हमें दिया गया। अब हमें जो है मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछा गया है, और कुछ भी पूछा गया है नहीं, केवल फोकल लेंथ दिया गया। और ये तुम्हें क्या दिया गया? ये देखो, ये U हो गया और ये क्या हो गया? V, यानी U और V का क्या दिया? समेशन दिया है। तो मैग्निफिकेशन हमें दिया हुआ है, फोकल लेंथ U प्लस V हमें दिया हुआ है। U की वैल्यू और V की वैल्यू को अगर प्लस कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? 90 बन जाएगा। और लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या होता है? V/U। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जब लिखा V/U -2, तो V बराबर क्या हो गया? अब यहां पर ध्यान ये देना पड़ेगा कि इस वाली इक्वेशन में केवल वैल्यूज लेनी है, ना कि साइन। कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है ना। अच्छा बताओ, U की वैल्यू और V की वैल्यू को ऐड करोगे तभी तो 90 मिलेगा, या साइन के साथ ऐड करोगे ना। तो यहां पर जो लोग आएंगे वो केवल वैल्यू में आएंगे। तो मुझे V की वैल्यू -2U मिल रही है,
मुझे वैल्यू लेना, मॉड लेना है, तो मॉड ऑफ v इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ 2u लिख दिया जाए, मॉड ऑफ u प्लस मॉड ऑफ 2u इज इक्वल टू 90। तो मॉड ऑफ u कितना आ गया, 30 आ गया, बोलो। और वही मॉड ऑफ u यहां लगा दो तो मॉड ऑफ v कितना आ जाएगा, 60 आ गया। अब आपकी मुट्ठी में u भी है और v भी है। नाउ लेंस का गॉस फार्मूला 1/f 1/v 1/u। यहां पर तो सब कुछ किसके साथ, साइन के साथ, फोकल लेंथ पता नहीं है और v की वैल्यू कितनी है 60 और रियल इमेज है तो क्या हो जाएगा प्लस लेंसेज में। u की वैल्यू कितनी है 30 और u हमेशा कैसा होता है माइनस। तो यहां से आया 1/f 60 एलसीएम हो जाएगा, बन जाए 32 जाए, f इज इक्वल टू प्लस 30 सेंटीमीटर हो गया। 32 जैसा सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहां पर जो लोग आएंगे v और u वैल्यू फॉर्म में आएंगे, ना कि साइन कन्वेंशन में। इस बात का ध्यान रखना, बेहतरीन प्रॉब्लम है ये।